एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। मेरा नाम है गोल्डी नामदेव और इस वीडियो में हम कवर करेंगे गेट लाइफ साइंस के लिए जो जूलॉजी वाले पोर्शन में। अगर आप गेट लाइफ साइंस का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें अगर आपने जूलॉजी सेक्शन को टारगेट किया है तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है जिसका नाम है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी से अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो एक तरह से ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन होगा। साथ ही साथ आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करके ये समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक है जो मेजर है या इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा गेट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये रहा जूलॉजी। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो गेट लाइफ साइंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और उन्होंने जूलॉजी सेक्शन को ऑप्ट किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बेसिक सिंपल है डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। हम शुरुआत ही यहाँ से करते हैं, तो जब भी हम पढ़ने जाते हैं तो हमको ये बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि जाइगोट क्या होता है, तो जाइगोट एक सेल है जो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से हमें मिलता है। तो जो आपका फर्स्ट वाला है वो थर्ड से मैच हो जाएगा। मोरूला, मोरूला क्या है, मोरूला है एक कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स, तो ये आपका मैच हो जाता है 6 के साथ। ब्लास्टोसिस्ट आपका मैच हो जाता है होलो स्फीयर ऑफ सेल। ठीक है, ओवम किसे बोलेंगे हम, तो एक अनफर्टिलाइज्ड एग को हम ओवम कह सकते हैं। ठीक है, नियोनेट कौन होते हैं, तो नियोनेट होते हैं न्यूली बॉर्न ऑफ स्प्रिंग, तो ये मैच हो जाएगा आपका सेकेंड के साथ। और फीटस की बात करूं तो फीटस मैच हो जाएगा आपका एक एम्ब्रियो। तो ये रहा, तो थर्ड सिक्स फर्स्ट, थर्ड सिक्स फर्स्ट, फिफ्थ सेकेंड एंड फोर्थ, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लियल सेल इज नॉट डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म, तो इनमें से कौन सी सेल है जो एक्टोडर्म से डिराइव नहीं है। तो देखने को मिले तो हमारे पास जो माइक्रोग्लियल सेल्स है यही सेल है जो एक्टोडर्म से डिराइव नहीं है, क्योंकि ये मीजोडर्म डिराइव्ड सेल्स होती हैं। ये किससे डिराइव्ड होती है, मीजोडर्म से डिराइव्ड होती हैं और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इम्यून सेल्स की तरह काम करती हैं। लेकिन एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और इपिडेमा, इन तीनों की बात करें तो ये तीनों डिराइव्ड होते हैं न्यूरो एक्टोडर्म से। ठीक है, तो इनका ये जो तीनों सेल है कहाँ से डिराइव्ड हुई है, एक्टोडर्म, न्यूरो एक्टोडर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने चाहें तो आप उसके इन अराउंड जो है वो चीजों को भी डील करते जाएंगे तो आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर होता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज द रोल ऑफ द नोटोकॉट ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस इन अ वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, एक वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में नोटोकॉट का क्या रोल होता है। तो नोटोकॉट क्या करता है, इंडक्शन ऑफ न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन करवाता है। तो जब भी आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी के स्टेप्स पढ़ते हो कि क्या क्या चीजें कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये बेसिक सी चीज वहां पर इंक्लूड हो जाती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट ऑफ अ मेमेलियन एम्ब्रियो yolk sac इज फॉर्म्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जब मेमेलियन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो yolk sac किससे बनता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अगर आपको आता है तो आप कर जाएंगे। इसका आंसर है प्रिमिटिव एंडोडर्म, जिसको हम हाइपोब्लास्ट बोलते हैं। देखिए जो योक होता है, योग सेक जो होता है वो योग को स्टोर नहीं करता है अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो, लेकिन इसके दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शंस आ जाते हैं जैसे कि अर्ली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, पहला साइट बनता है हिमेटोपोइसिस के लिए, फॉर्मेशन करवाता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का। ठीक है, तो होता क्या है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनर सेल मास में, और इनर सेल मास बाद में स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट में। एक में इनर सेल मास दो पार्ट में स्प्लिट होता है, एक होता है आपका एपीब्लास्ट और दूसरा होता है आपका हाइपोब्लास्ट। इसी हाइपोब्लास्ट को आपने प्रिमिटिव एंडोडर्म बोल दिया है जिससे कि यॉक सैक का फॉर्मेशन होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियक एंड सेरेब्रल टिश्यू डिराइव फ्रॉम द फॉलोइंग जर्म लेयर। अब देखिए यहाँ पे तो मैं आपको बता देती हूँ कि कार्डियक सेल जो होती हैं वो डिराइव होती है मीसोडर्म से, और सेरिबल टिश्यू मतलब
जो आपकी ब्रेन टिश्यू है उनकी बात की जा रही है, तो ये डिराइव्ड होती है एक्टोडर्म से। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा आंसर निकल आता है आपका मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन आपको एक प्रॉपर टेबल बना लेनी चाहिए, प्रॉपर लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों जर्म लेयर से कौन कौन से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे गैस्ट्रुलेशन से क्वेश्चन पूछा गया, तो गैस्ट्रुलेशन में हमारी 5 मेजर सेल मूवमेंट देखी जाती हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, तो आपको वो मूवमेंट क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन और वो किन किन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, यानी विथ एग्जांपल आपको याद करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। इनवेजिनेशन किसको बोलेंगे, तो इनवेजिनेशन में इनफोल्डिंग होती है शीट की ऑफ सेल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म इन सी अर्चिन। तो जब आप पढ़ते हो गैस्ट्रुलेशन में सेल मूवमेंट, तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है इनवेजिनेशन का। ठीक है, तो पी मैच हो गया आपका सेकेंड, तो पी का सेकेंड यहाँ पर है और यहाँ पर है, राइट, तो यानी कि बी और डी तो नहीं होने वाले। इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन मतलब होता है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एक्सपांडिंग आउटर लेयर ऑफ सेल so that it can spread over the internal surface of the remaining external cell। तो ये मैच हो गया आपका फोर्थ के साथ। ठीक है, इंग्रेशन का मतलब होता है माइग्रेशन, इंडिविजुअल सेल जो है वो माइग्रेट होने लग जाती है अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये आर मैच हो गया आपका फर्स्ट के साथ। डीलेमिनेशन मतलब कि स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर शीट इनटू टू नियरली पैरेलल शीट, तो डायरेक्ट डेफिनेशन है जो पूछी गई आपसे, तो हेंस हमारा थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो अलग अलग मूवमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसी से सेम क्वेश्चन आता है, यानी गैस्ट्रुलेशन से ही देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, और इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू सेल मूवमेंट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन इन सी अर्चिन इज आर करेक्ट। इसका मतलब ये एक MSQ क्वेश्चन है, यानी एक से ज्यादा भी ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं। तो सी अर्चिन में किस तरह के सेल मूवमेंट देखा जाता है ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कितनी 5 प्रोसेस बताई, तो मैं अगर आपको बता दूं कि इनवेजिनेशन, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लिखवा दे रही हूँ कि इनवेजिनेशन आप कहाँ कहाँ देख सकते हो। तो इनवेजिनेशन में सी अर्चिन एंडोडर्म, ठीक है, जब सी अर्चिन में एंडोडर्म इनवेजिनेशन की वजह से बनता है। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका इन्वोल्यूशन। अब इसका एग्जांपल होगा आपका एम्फीबियन, मीजोडर्म। अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इधर से ही आने वाला है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इंग्रेशन। तो इंग्रेशन का मतलब आपको बताया था कि माइग्रेशन होता है इंडिविजुअल सेल का अंदर की तरफ, तो इसमें आ जाता है आपका सी अर्चिन मीजोडर्म, ठीक है, और ड्रोसोफिला न्यूरोब्लास्ट। नेक्स्ट है आपका डीलेमिनेशन। तो डीलेमिनेशन में एग्जांपल आपके आ जाते हैं मेमेलियन एंड बर्ड हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है आपका एपिबोली। एपिबोली में एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है कहाँ पर, एम्फीबियंस में, सी अर्चिन में एंड ट्यूनिकेट्स। ठीक है, चलो, तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अब तो आप डायरेक्टली देख के भी इसका आंसर दे सकते हो कि सी अर्चिन में किस तरह के मूवमेंट पाए जाते हैं। तो देखिए मैं आपको हाईलाइट करती हूँ, तो देखिए ये रहा सी अर्चिन। सी अर्चिन में क्या हो रहा है, इन्वेजिनेशन हो रहा है। ठीक है, और कहाँ है सी अर्चिन, ये रहा सी अर्चिन, इसमें इंग्रेशन हो रहा है। और आपका सी अर्चिन ये रहा जिसमें एपिबोली हो रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बोल रहा है आपसे,
इंग्रेशन हो रहा है, यस हमने देखा ये वाला इंग्रेशन, तो इंग्रेशन की वजह से मीजोडर्म, देखिए मीजोडर्म, ठीक है। इनवेजिनेशन, यस इनवेजिनेशन में एंडोडर्म, एंडोडर्म। एपिबोली ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि आपका सेकेंड एंड लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो इसके लिए करेक्ट बैठता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एंड डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन के लिए आप राइट आंसर दे सकते हैं, यानी खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसके बाद वीडियो को चालू करके आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं, तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस का भी काम करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन स्टेज ऑफ एम्फीबियन डेवलपमेंट ectoderm formation take place by expansion of epithelial cell sheet over mesodermal cell, इस तरह के सेल मूवमेंट को क्या बोलेंगे, तो इस तरह के सेल मूवमेंट को हम बोलते हैं एपिबोली। तो गैस्ट्रुलेशन की जो 5 सेल मूवमेंट है, अगर आप उनकी डेफिनेशन याद करते हो तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लिया गया है एपिबोली की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बायलेटरल मीसोब्लास्टिक क्लीवेज इज फाउंड। अब ये क्या है, आपके सेल एग टाइप का, और मीजो मतलब क्लीवेज किस तरह का होता है, उससे वहां से क्वेश्चन आ गया। तो बायलेटरल मीसोब्लास्टिक क्लीवेज आपका मोलस्कस में पाया जाता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी एग टाइप है और उनमें जिस भी तरह का क्लीवेज पाया जाता है उस सब का एक प्रॉपर तरीके से अगर आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर देती हूँ। तो देखिए इस स्लाइड में मैंने एग टाइप ऑफ क्लीवेज बता दिए, ठीक है। जैसे कि ये होलोब्लास्टिक मीरोब्लास्टिक एग होता है, तो यहाँ पे इस तरह से डिवाइड कर दिए और इन सभी का एग्जाम्पल। तो अभी आप देखोगे तो आपसे प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बायोलेटरल मीरोब्लास्टिक, यानी कि ये देखिए ये रहा आपका मीरोब्लास्टिक और इसमें पूछा है कि बायोलेटरल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज किस में पाया गया है, तो देखिए सिफेलोपोड मोलस्का, तो ये हमने करेक्ट आंसर टिक किया है, ठीक है। आप बाद में आराम से वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। अब ये एक एमएसक्यू क्वेश्चन है, तो आपको सिंपल पूछा है कि ब्लास्टोसिस्ट से कौन कौन सा लेयर फॉर्म हो सकता है। तो सिंपल पता है हमको कि ब्लास्टोसिस्ट से एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों ही लेयर फॉर्म हो सकता है एक्सेप्ट दिस वन। इसके अलावा तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर हो गया ए, बी एंड सी, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। सिंपल था, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। आप वीडियो को पॉज करके एटलीस्ट एक बार ट्राई जरूर करिए, और अगर आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही है, ठीक है। चलिए अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। So in a newly discovered organism, normal development was unaffected when a few blastomere were removed from 100 cell stage embryo। यानी कि एक एम्ब्रियो है और वो एम्ब्रियो अपने 100 सेल स्टेज में है, और ये जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है ये अनअफेक्टेड होता है जब इसके कुछ ब्लास्टोमेयर को रिमूव कर देते हैं। जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं ना तो उनको हम ब्लास्टोमेयर बोलते हैं। तो अगर मैंने इसमें से ना कुछ ब्लास्टोमेयर्स को इस तरीके से रिमूव भी कर दिया ना तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डेवलपमेंट नॉर्मल होगा, ठीक है। लेकिन however removal of 5 cells at the 1000 cell stage, अब अगर यही वाला एम्ब्रियो डिवाइड करते करते अपने 1000 सेल स्टेज में पहुंच जाता है और इस स्टेज में अगर मैं इसमें से 5 सेल्स को रिमूव करती हूँ, देखिए 5 सेल्स बोला है, इसको अगर रिमूव कर देती हूँ तो यहाँ पे किडनी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। एबॉलिश मतलब किडनी का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नो किडनी विल फॉर्म, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑपरेटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का स्पेसिफिकेशन हो रहा है। तो देखो जब 100 सेल स्टेज की बात कर रहे थे तो यहाँ पे आपने कुछ सेल्स को हटा दिया ना, तो भी ये जो एम्ब्रियो है कंपनसेट कर जा रहा था और नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे अभी फेट फिक्स नहीं हुआ था और कंपनसेशन हो रहा था। और ये कब होता है, ये होता है कंडीशनल वाले टर्म में, ठीक है। लेकिन जैसे
1000 सेल स्टेज में ये पहुंचा तो कुछ सेल की रिमूव करते ही किडनी का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि सेल अपना फेट गेन कर चुकी थी, हर एक सेल ने अपनी डेस्टिनी डिफाइन कर लिया था। इसलिए जो सेल आपने निकाला, हो सकता है कि वो सेल किडनी बनाते हो, किडनी बना रहे हो। इसीलिए अब इस एम्ब्रियो में वो सेल ही नहीं है जो किडनी बनाए, और इनका रोल, इनका जो फंक्शन है, कोई और सेल कंपनसेट नहीं कर सकती, क्योंकि इस स्टेज में फेट जो है, सारी सेल ने अपना अपना फेट गेन कर लिया है। तो इस तरह के स्पेसिफिकेशन को हम ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 100 सेल स्टेज में ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो कर रहा था, लेकिन 1000 सेल स्टेज में आते ही ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो करने लग गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर अ म्यूटेशन इन द अल्ट्राबायोथोरिक्स जीन, यानी कि अल्ट्राबायोथोरिक्स जीन में म्यूटेशन हो गया। अब देखिए, ड्रोसोफिला पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बट इसके म्यूटेशन केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो क्या बोल रहा है कि जब अल्ट्राबायोथोरिक्स में म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो थर्ड सेगमेंट ऑफ द थोरेक्स है, जिसको हम T3 सेगमेंट बोलते हैं, उसमें 4 विंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए, अल्ट्राबायोथोरिक्स जब नॉर्मली काम करता है तो उसमें 1 पेयर ऑफ विंग्स का फॉर्मेशन होता है एंड 1 पेयर ऑफ हॉल्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो हॉल्टर एक बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। लेकिन अगर अल्ट्राबायोथोरिक्स में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो इसके म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि 4 विंग्स बनने लग जाते हैं। 4 विंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि 2 विंग्स तो यहाँ से बन ही रहे थे और 2 हॉल्टर यहाँ से बन रहे थे, तो 2 विंग्स की जगह पे 4 विंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एज द हॉल्टर डेवलप इनटू अ सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स। ठीक है, सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स की जगह पे सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स की तरह ये बनने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हॉल्टर ना बन के विंग्स का ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोटाइप इन फ्लाई विल रिजल्ट फ्रॉम द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ अल्ट्राबायोथोरिक्स इन सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट। देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने अल्ट्राबायोथोरिक्स का ओवर एक्सप्रेशन कर दिया तो सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट में क्या होगा। तो सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट में क्या हो जाएगा, 4 हॉल्टर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए, नॉर्मली क्या कर रहा है, अल्ट्राबायोथोरिक्स जो है विंग्स का फॉर्मेशन करवा रहा है और हॉल्टर का करवा रहा है। जब ये म्यूटेट हो गया तो यहाँ पे 4 विंग्स बन गए, लेकिन जब ये ओवर एक्सप्रेस हो जाएगा तो ये क्या कर जाएगा, ये T2 सेगमेंट में भी हॉल्टर का फॉर्मेशन कर देगा। यानी T3 में तो ऑलरेडी हॉल्टर्स का फॉर्मेशन हो ही रहा था, लेकिन T2 सेगमेंट में भी हॉल्टर्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 हॉल्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, 2 T3 में, 2 T3 में और 2 T2 में, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 4 हॉल्टर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप बताइए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू कहाँ से डिराइव्ड होते हैं। ये एक एमसीक्यूज है, डायरेक्ट एमसीक्यूज आपसे पूछा गया है। तो डिराइव्ड होता है टोफो एक्टोडर्म से। कहाँ से, टोफो एक्टोडर्म से जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू डिराइव्ड होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था, आता है तो आप कर जाएंगे, नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन ड्रोसोफिला म्यूटेशन इन द होम्योटिक जीन। अगेन देखिए, म्यूटेशन से क्वेश्चन आ गया, रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल डिफेक्ट। देखिए, होम्योटिक जीन का क्या काम होता है, आइडेंटिटी देने का काम होता है। होम्योटिक जीन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट को आइडेंटिटी देते हैं। क्या देते हैं, दे आइडेंटिटी ऑफ सेगमेंट्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ये एंटीरियर पोर्शन को तो नहीं बनाएगा। ठीक है, फिर अगेन एंटीरियर रीजन में तो ये काम नहीं कर रहा है, फिर यहाँ पे सेगमेंटेशन भी लॉस नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये आइडेंटिटी देने का काम कर रहे हैं तो सेगमेंट स्पेसिफिक आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी, लूज हो जाएगी, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। तो म्यूटेशन होगा तो जो काम ये करते होंगे वो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें आइडेंटिटी का लॉस देखने को मिलेगा, और हेंस जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगेन देखिए कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
अगेन आप वीडियो पॉज करके एटलीस्ट एक ट्राई तो कीजिए, ठीक है। तो in an experiment involving Drosophila development, a large amount of purified bicoid mRNA was injected into the posterior end of the wild type embryo. The resulting developing embryo will have. Simply आपसे क्या पूछा है, देखिए एक अगर मैं नॉर्मल डेवलपमेंट की बात करूं तो जो ड्रोसोफिला का एम्ब्रियो है, जैसे अगर आप इसको एंटीरियर कंसिडर करते हैं, इसको पोस्टीरियर, तो आपको पता है कि एंटीरियर वाले पोर्शन में बाइकॉइड एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो एंटीरियर वाले पोर्शन में बाइकॉइड का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा होगा, तो जहां पे बाइकॉइड ज्यादा एक्सप्रेस करेगा तो वो रीजन क्या बन जाएगा, हेड रीजन बन जाएगा। और जहां पे मॉडरेट लेवल पे वो एक्सप्रेस कर जाएगा वहां पे बन जाएगा थोरेक्स, ठीक है, ये बात आपको पता है। और जो आपका पोस्टीरियर रीजन होता है वहां पे नैनोस काम करता है, और नैनोस काम करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका नैनोस की वजह से वो पोस्टीरियर सेगमेंट बन जाएगा, यानी कि एब्डोमेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको पता है कि टर्मिनल जीन्स होते हैं जिनका नाम होता है टॉर्सो, और टॉर्सो टर्मिनल में एक्सप्रेस करते हैं। तो टॉर्सो को अगर बाइकॉइड का साथ मिल गया तो टॉर्सो बाइकॉइड के साथ क्या करता है, एक्रोन बना देता है। और अगर एक्रोन या फिर आप फेस बोल सकते हो, लेकिन बाइकॉइड के अलावा अगर कोई और है या फिर कुछ भी नहीं है तो टॉर्सो अकेला क्या करेगा, अकेला यहाँ पे टेल का फॉर्मेशन कर देगा, जिसको हम टेलसन भी बोलते हैं। तो इसका नॉर्मल फिनोटाइप क्या हो गया, एक्रोन, फिर उसके बाद हेड, फिर उसके बाद थोरेक्स, ठीक है, फिर उसके बाद एब्डोमेन एंड देन टेलसन, ठीक है। ये इसका नॉर्मल फिनोटाइप हो गया। अब इसमें क्या है, म्यूटेशन केसेस आ गए। तो देखिए अब म्यूटेशन में क्या हो रहा है कि ये रहा बाइकॉइड का एम्ब्रियो, अगेन आप इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर अगर कंसिडर करते हो, सॉरी ये ड्रोसोफिला का एम्ब्रियो है, बाइकॉइड क्या है, एमआरएनए प्रोटीन है, प्रोटीन है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से पहले जो है वो एमआरएनए फॉर्म में होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो प्रोटीन बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ बाइकॉइड एमआरएनए को आपने पोस्टीरियर एंड में इंट्रोड्यूस कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, किसमें, वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप मतलब जिसमें सब नॉर्मल था। तो अगर ये वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो है तो इसका मतलब कि इसके एंटीरियर पोर्शन में बाइकॉइड तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, नॉर्मली काम करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली काम करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे थोरेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। और एक्रोन को यहाँ पे बाइकॉइड मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे किसको, जो आपका टर्मिनल जीन है उसको बाइकॉइड मिल जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्रोन, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया, पोस्टीरियर में भी बाइकॉइड एमआरएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से एक ग्रेडियंट यहाँ पे भी बनने लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की वजह से एक ग्रेडियंट यहाँ पे भी बन जाएगा, और जो अपना नैनोस होगा वो कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने की वजह से नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन हमको यहाँ देखने को मिलेगा। तो नैनोस क्या करेगा, यहाँ पे जो है एब्डोमेन का फॉर्मेशन कर देगा, एब्डोमेन का, ठीक है। और बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन फिर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे फिर से हेड बन जाएगा, और यहाँ पे मॉडरेट रहेगा तो यहाँ पे थोरेक्स बन जाएगा। और टर्मिनल में क्या हुआ कि जो टर्मिनल जीन्स है उनको बाइकॉइड मिल जाएगा, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, एक्रोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनल में टॉर्सो जीन काम करते हैं, टॉर्सो को अगर बाइकॉइड मिला तो वो एक्रोन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, एक्रोन, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, फिर से थोरेक्स, फिर से हेड एंड फिर से एक्रोन। इस तरह का जो है इसका फिनोटाइप हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इस तरह के एम्ब्रियो में जो रिजल्टिंग एम्ब्रियो है उसमें क्या होगा। तो नॉर्मल डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। हमने देखा किसी ऑर्गेनिज्म में, आपने देखी है कि दो दो हेड बन रहे हैं, दो दो फेस बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो ये नॉर्मल डेवलपमेंट तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। फिर बोल रहे कि हेड इन द मिडिल, पर देखिए मिडिल में तो एब्डोमेन बन रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए मिडिल में तो एब्डोमेन बन रहा है, हेड तो बन नहीं रहा, ठीक है। तो ये भी गलत। अ हेड विथ टू थोरेक्स एंड एब्डोमेन, एब्डोमेन एक है, थोरेक्स दो है, लेकिन हेड एक नहीं है, हेड तो दो है, तो ये भी गलत। डी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि दो हेड है, देखिए 1 2, दो हेड है, दो थोरेक्स है 1 2, और एक एब्डोमेन है जो कि मिडिल में प्रेजेंट है, ये रहा। तो ये वाला जो फिनोटाइप है एकदम सही है, ठीक है। तो हेंस हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, टू विच क्लास ऑफ ड्रोसोफिला
डेवलपमेंट जीन डज फुशी तराजू बिलोंग? तो बताइए कि फुशी तराजू जो है कौन से जीन से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी ऑफ जीन में आता है? तो ये आता है पेयर रूल जीन की कैटेगरी में। और आपको एक अच्छी सी लिस्ट तैयार कर लेनी है जिसमें कि ये सारे जीन्स हो और वो कौन कौन से जो है कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस क्लास में आते हैं बेसिकली। तो देखिए एक लिस्ट तो मैं भी आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रोसोफिला के मैटरनल जीन ये रहे, ये सारे गैप जीन है, ये सारे पेयर रूल जीन है, ये सेगमेंट पोलैरिटी जीन है और ये होम्योटिक सिलेक्टर जीन है। तो एटलीस्ट आप इतना भी याद कर लेते हो तो इस तरह के जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट एक्सेस अमाउंट ऑफ बाइकॉइड एमआरएनए मोर देन वाइल्ड टाइप एक्सप्रेशन लेवल, यानी कि जब वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो होता है तो उसमें जो एक्सप्रेशन हो रहा है बाइकॉइड एमआरएनए का उससे भी ज्यादा हो रहा है इसमें एक्सप्रेशन, तभी तो एक्सेस बोला है। इसको इंजेक्ट कर दिया पोस्टीरियर पोल में वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला में। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि कौन सा बेस्ट एक्सपेक्टेड फिनोटाइप होगा इस रिजल्टिंग डेवलपिंग एम्ब्रियो का। अगर आप थोड़ा भी ध्यान दो ना तो जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट देखा है ना, सेम एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आया। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, सेम एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आया है, सिर्फ वर्डिंग चेंज कर दी है और आपको जो ऑप्शंस दिए वो चेंज कर दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बोलते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन रीफ्रेम्ड क्वेश्चन होते हैं। रीफ्रेम किया गया है लेकिन एकदम सेम है। तो हमने क्या देखा था कि पहले दो हेड बन रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट में दो थोरेक्स बन रहे थे, दो एक्रोन का फॉर्मेशन हो रहा था और एब्डोमेन मिडिल में बन रहा था। ठीक है, ये एकदम वही क्वेश्चन है। तो अब आप देखो तो नॉर्मल एम्ब्रियो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी। हेड स्ट्रक्चर ओनली एट द पोस्टीरियर नहीं, हमने देखा था एंटीरियर में भी बन रहा है, देखो एंटीरियर में भी हेड है, पोस्टीरियर में भी हेड है। ठीक है, तो ये तो नहीं होने वाला। टेल जो है एंटीरियर में बन जाएगा, तो टेल तो देखो हमारा जो टेल है वो बन ही नहीं रहा था, आप कहीं पे भी देखो तो नहीं बन रहा था। और हेड जो है पोस्टीरियर पोल में नहीं, दोनों साइड बनता है, तो ये भी गया। हेड स्ट्रक्चर एंटीरियर में भी बनता है, पोस्टीरियर में भी बनता है और ये करेक्ट ऑप्शन है। तो देख रहे हो कि सेम तरह का क्वेश्चन है, सेम एक्सपेरिमेंट है, ऑप्शन अलग दे दिया लेकिन सेम तरीके का क्वेश्चन मॉडिफाई करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया था, गेट के 2023 में। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट रिपीट होते हैं और इसी से आपको पता चल जाता है कि कौन से एरिया से जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको बिल्कुल भी एग्जाम के लिए नहीं छोड़ के जाने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो क्या पूछा है, जाइगोटिक जीन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेगमेंट इन द डेवलपिंग ड्रोसोफिला एम्ब्रियो इज कॉल्ड। ठीक है, आप बता दीजिए कि जो एडजेसेंट सेगमेंट का फॉर्मेशन करवाते हैं उन जाइगोटिक जीन को यहाँ पे कौन से हैं। देखिए आपको पता है एक मैटरनल जीन होता है, जाइगोटिक जीन और होम्योटिक सिलेक्टर जीन, तीन क्लास होती हैं। अब जाइगोटिक जीन में ये पेयर रूल जीन, गैप जीन और सेगमेंट पोलैरिटी जीन आती है। तो क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली जाइगोटिक जीन बोल दिया तो ये और ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं होंगे, तो अब आपके पास बचा कि बी और डी में से एक सिलेक्ट करना है। तो जो एडजेसेंट सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है वो गैप जीन के थ्रू होता है। ठीक है, अगर ये गैप जीन काम नहीं करेंगी तो ड्रोसोफिला की बॉडी में सेगमेंट्स नहीं बनेंगे और आपको गैप्स देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि ये गैप्स फिल करने का काम करती है इसीलिए इनका नाम गैप जीन रखा गया। ठीक है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिग्नलिंग से। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया आपका, सिग्नलिंग। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम कुछ सिग्नलिंग पढ़ते हैं, पाथवे पढ़ते हैं और आपको वो अच्छे से पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हेज ऑफ सिग्नलिंग है, हेज ऑफ सिग्नलिंग किससे मैच होगा, तो हेज ऑफ सिग्नलिंग का जो रोल होता है, क्रिटिकल रोल फेशियल मॉर्फोजेनेसिस में होता है वर्टिब्रेट में, और इसके म्यूटेशन की वजह से साइक्लोपिया कंडीशन अराइज हो सकती है। तो यहाँ पे कौन, सोनिक हेजॉग जो है काम करता है। तो ये मैच हो गया आपका थर्ड के साथ। ठीक है, फिर पी आपका थर्ड के साथ मैच हो गया, तो ये देखिए पी थर्ड में ये रहा, तो सी तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हॉक्स प्रोटीन। तो हॉक्स प्रोटीन आपका मैच हो जाता है। हॉक्स प्रोटीन एक टीबीएक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, इसके एक्सप्रेशन की वजह से लिम्फ का डेवलपमेंट होता है वर्टिब्रेट में। तो हॉक्स प्रोटीन आपका मैच हो गया फोर्थ के साथ। ठीक है, तो पी आपका थर्ड था,
और ये क्यू आपका फोर्थ है, तो ए ऑप्शन भी गया। ठीक है, अब आपके पास बी और डी में से आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है WNT सिग्नलिंग, तो WNT सिग्नलिंग जो है ये मैच हो जाएगा सेकेंड के साथ, क्योंकि इसका रिसेप्टर फ्रिंजल रिसेप्टर होता है और ये इंसेक्ट में पोलैरिटी को स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, अगर ड्रोसोफिला की बात करती हूँ तो। नेक्स्ट है नॉच सिग्नलिंग, तो नॉच सिग्नलिंग, अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है और वो ऑप्शन बचा है आपका फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पे 4 सेल एम्ब्रियो स्टेज में ये सिग्नलिंग काम करती है सी एलिगेंस में, और यहाँ पे GLP-1 का एक्सप्रेशन देखा जाता है। ठीक है, तो ये मैच हो गया फर्स्ट के साथ। तो इस हिसाब से P थर्ड, Q फोर्थ, R सेकेंड और S का फर्स्ट, यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपके लिए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सिंपल क्या पूछा है कि ड्यूटेरोस्टोम्स का कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है। तो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है एनस का फॉर्मेशन ब्लास्टोपोर से होता है, उसी को हम ड्यूटेरोस्टोम्स बोलते हैं। तो हेंस फोर्थ जो है करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगेन एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है 64 सेल स्टेज सी अर्चिन का। ठीक है, तो एक आइसोलेटेड एनिमल हेमिस्फीयर वाज कंबाइंड विथ आइसोलेटेड माइक्रोमेयर्स। ओके, तो देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए सी अर्चिन है, इसका एक एनिमल पोल होगा और एक वेजिटल पोल होगा। ठीक है, या फिर आप इसको एनिमल हेमिस्फीयर बोल दो या वेजिटल हेमिस्फीयर बोल दो। ठीक है, तो हो क्या रहा है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब अलग। तो ये रहा, मान लीजिए ये हो गया आपका एनिमल हेमिस्फीयर। ठीक है, ये आइसोलेटेड है। अब देखिए ये जो वेजिटल हेमिस्फीयर होता है ना, या वेजिटल पोल, यहाँ पे ना कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन सेल्स को हम बोलते हैं माइक्रोमेयर्स। तो हमने क्या किया, इन माइक्रोमेयर्स को भी हमने आइसोलेट कर लिया, यानी अलग कर लिया। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, आइसोलेटेड माइक्रोमेयर्स, जो कि वेजिटल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। और ये एनिमल हेमिस्फीयर अलग हो गया, तो इसको मैं बोल दूंगी आइसोलेटेड एनिमल हेमिस्फीयर। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। अब क्या किया गया कि ये जो आइसोलेटेड एनिमल हेमिस्फीयर है, इसको कंबाइन किया गया किसके साथ, ये इन सेल्स के साथ, यानी कि माइक्रोमेयर्स के साथ। तो कुछ माइक्रोमेयर्स को यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या होगा। समझ में आया एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया और आपसे पूछ क्या रहे हैं। तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ये होगा कि एक रिकॉग्नाइजेबल प्लूटू लार्वा बनेगा, यानी एक छोटा सा लार्वा का फॉर्मेशन होगा, लेकिन उस लार्वा को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इस तरह का लार्वा का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन था। जब आप सी अर्चिन का डेवलपमेंट पढ़ते हो तो उस टाइम पे ये एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट से भी आप डील करते हो, तो वहां पे हमको ये चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। Which one of the following defects do you expect to see if you were able to specifically block apoptosis in the developing limb bud of a frog embryo? अगर फ्रॉग का एम्ब्रियो है और वहां पे आप एपोप्टोसिस को ब्लॉक कर देते हो लिम्फ के टाइम पे, जब लिम्फ बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, लिम्फ बर्ड का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस टाइम पे अगर आप एपोप्टोसिस को ब्लॉक कर देते हो फ्रॉग के एम्ब्रियो में, तो आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, क्या डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो डिजिट्स हैं वो कनेक्टेड रह जाती है, यानी सेपरेट नहीं हो पाती। अगर आप देखो तो आपके जो फिंगर्स हैं, यानी आप अपने हाथ की फिंगर्स देखोगे, तो वहां पे क्या होता है कि जो डिजिट्स हैं वो कैसे हैं, सेपरेटेड है, क्योंकि उनके बीच के जो सेल्स है उनकी सेल डेथ करवाई गई है एपोप्टोसिस मीडियम के थ्रू। ठीक है, तो जिसकी वजह से डिजिट्स अलग अलग है। लेकिन जो आपके फ्रॉग होता है उनकी डिजिट्स आप देखोगे तो कुछ इस तरीके के होते हैं, जिसको हम वेब लाइक एक्सटेंशन बोलते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एपोप्टोसिस होना था, यहाँ की सेल्स को रिमूव होना था और यहाँ पे एपोप्टोसिस होना था, बट वो एपोप्टोसिस नहीं हो पाया और जिसकी वजह से इस तरह का एक्सटेंशन फॉर्म हो गया। और ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है एपोप्टोसिस को ब्लॉक कर दिया गया था।
ठीक है, तो हेंस हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बोन्स विल नॉट फॉर्म, बोन्स का बिल्कुल भी रोल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल लेकिन लार्ज इन साइज ऐसा भी नहीं होता है। इंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी डेवलपमेंट का लॉस नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो है डिजिट्स जो है कनेक्टेड रह जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कुछ पीवाईक्यूज को डिस्कस किया जो कि आपके गेट के एग्जाम में पूछा गया था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे डेफिनेटली लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पॉजिटिव फीडबैक्स दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस को और भी ज़्यादा आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हमें भी इंस्पायर्ड हो कि हम जो काम कर रहे हैं वो आपके यूज में आ रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।